सकते। सभी लोग भाई जल्दी से आप लोग लाइव आइए और क्लास स्टार्ट होने जा रही है और अधिक से अधिक क्लास को आप सभी शेयर करें। नहीं है आइए भाई सभी लोग लाइव लाइव आइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और हर क्वेश्चन का आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, आइए क्लास स्टार्ट किया जाता है। कल हमने जो क्लास सीखा था, उम्मीद करते हैं सारी क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन जो रहा होगा उम्मीद करते हैं वो भी आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 2 है और इसको भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं और आप सभी भी हमारा सहयोग करें। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है करंट अफेयर्स में, कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यह निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर देना है। आप लोग इसका अधिक से अधिक आंसर दीजिए, देखते हैं आंसर दीजिए आप सभी इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कल ऐसा ही क्वेश्चन सेट हो चुका था और मैंने आपको सिखाया भी था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। आप बताइए क्या ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया था? क्या हमने आपको बताया था कि ये अमित शाह जी के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था? लेट चला लेट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। तो इस प्रकार से इसका पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा कहा गया है इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, ये भी सही है। और मैंने कल आपको सिखाया था कि पहला गलत है, देख लीजिए कहा गया एक और दो दोनों सही हैं, तो इसमें से एक गलत ही है, इस प्रकार से ऑप्शन गलत हो गया। केवल 2 और 3 सही हैं। देखते हैं तो क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट संख्या 2 सही है। अगला है इसका मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना था, तो ये समझ सकते हैं ये तीसरा भी सही है। अर्थात इसको हम जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहा गया है हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं।
ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसने हस्ताक्षर किया? नहीं, भारत ने अमेरिका और अमेरिका के साथ क्या करना है? रक्षा सहयोग के लिए समझौते किए हैं। तो किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ किया है, ये पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यानी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कहने का आशय यह है कि जो भारत है, भारत स्वयं में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अमेरिका के साथ डिफेंस डील की है। आप जानते होंगे इस बात को। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा अमेरिका के स्टैटिक जीके की हम बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके की हम बात करेंगे तो पहली बात तो अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन है। क्या है? वाशिंगटन। और इसे कहते हैं डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। आप बताइएगा कि डीसी का पूरा नाम क्या है? आप इस बात को बताइएगा। तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और जो वाशिंगटन डीसी है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि वाशिंगटन जो डीसी है इस नदी के तट पर है। तो ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन डीसी देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वैसे ही जो नदी है, नदी भी आपकी कौन होगी? दो शब्दों से मिलकर बनेगी। ध्यान रखना, उसका नाम है पोटोमैक। क्या नाम है? पोटोमैक। यानी पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। ओके, ध्यान रखना। इसी तरह से एक नाम आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? आप इस बात को बताइए। तो ध्यान रखना, ये आपका हडसन, क्या? हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो कौन? ध्यान रखना, अमेरिका की राजधानी, सीधे सवाल पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, और न्यूयॉर्क ये आपका हडसन नदी के तट पर स्थित है। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बात हम कर लेते हैं यहां से कि हडसन नदी ये सभी हो गई। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की बताइए 5 महानतम जो झीलें हैं वो कहां पर हैं? तो आप जानते हैं कि ये जो अमेरिका है, एक तरफ कनाडा है और एक तरफ है यूएसए। क्या? यूएसए। और अमेरिका और कनाडा के बीच में ये क्या है? आप समझ पा रहे हैं, 49। अमेरिका और कनाडा के बीच में आप जानते हैं कौन सी सीमा रेखा जाती है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा ये कौन से, आपके ऊपर सवाल छोड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रेखा है। कौन? अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये सबसे आसान सवाल है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। ठीक है, सबसे आसान सवाल है, ध्यान रखना। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है, ये सबसे लंबी सीमा रेखा है और सबसे शांत सीमा रेखा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और इसी तरह से एक है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के मध्य में जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है और 39वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में पड़ती है। ठीक है, इस बात को बताइएगा। और यहीं पर अमेरिका और कनाडा के बीच में आप जानते हैं झीलें पड़ती हैं, 5 झीलें हैं। कौन कौन सी? एक नाम है सुपीरियर, एक नाम है मिशिगन, एक नाम है ह्यूरन और एक नाम है इरी, एक नाम है ओंटारियो। क्या क्या है? तो ध्यान देना, सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर जो झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसकी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप इस बात को जानते होंगे। मिशिगन, सुपीरियर के बाद आता है मिशिगन, क्योंकि आप जब चलते हो इस तरफ से, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर आता है ह्यूरन, फिर आता है इरी, फिर आता है ओंटारियो झील आती है। जो इरी झील है यह पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए में स्थित कौन सी झील है? ध्यान रखना, इरी झील है। और बाकी सुपीरियर, मिशिगन और
ह्यूरन और ओंटारियो, ये 4 झीलें ऐसी हैं जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे पड़ती है। कहाँ? अमेरिका और कनाडा की सीमा पे पड़ती है, लेकिन इरी जो है पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो कौन सा है? तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या वनडे में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ओंटारियो और इरी के बीच में एक नदी बहती है, ध्यान देना, और उस पर एक वाटरफॉल है जिसे कहते हैं नियाग्रा वाटरफॉल। क्या कहते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल। जो नियाग्रा वाटरफॉल की विशेषता है, ये इस तरह से घोड़े के नाल के आकार में इसमें जो है पानी झरने से नीचे गिरता रहता है। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल। तो नियाग्रा जो वाटरफॉल है, ये ध्यान रखना है, इसे से तुलना की जाती है भारत से। भारत में एक ऐसा ही वाटरफॉल कोई है जो इसी के जैसा आकृति में होता है, उसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। आप बताइए भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा आप समझ जाएंगे, चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा कहते हैं, जो इंद्रावती नदी पर है। कहां? इंद्रावती नदी पर है। और ये कहां है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसमें स्टेटमेंट पहला और दूसरा दो के दोनों आपके सही हैं, और इस प्रकार से कौन हो जाएगा? हो जाएगा केवल पहला सही है, गलत। दूसरा सही है, गलत। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी सी ऑप्शन ऐसा इसमें है जो क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। आप लोग उत्तर दीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जीडीपी वृद्धि दर, यानी भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ध्यान देना है, 2025 में 7.4 रही। तो ध्यान देना, आगे लिखा है यह दर पिछले तिमाही की तुलना में अधिक है। देखो 2025 में भारत की जो जीडीपी है, इसको कई अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग बताया है, लेकिन ध्यान रखना ये 2025 में पिछली तिमाही की अपेक्षा यह 7.4% भारत की जीडीपी अधिक है। जीडीपी कहे तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसे आप जानते रहिएगा। तो कौन हो जाएगा? ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अर्थात इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी इनको फिर कभी इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। देखिए चौथा कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू की है। क्या है? ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू की है। तो किसने लागू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये पहली बात तो आप ध्यान रखना। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी किसने लागू की है? तो ग्रीन एनर्जी पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। तो अब उत्तर प्रदेश के विषय में आप क्वेश्चन तो जानते ही होंगे अच्छे तरह से। देखिए इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरण स्रोतों से प्राप्त करना। ध्यान देना, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू की है, इसका यह उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 2030 तक अधिक से अधिक, अर्थात अधिकतर लगभग 50% जो ऊर्जा है नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो। अब आपको ये पता होना चाहिए नवीकरणीय स्रोत कौन होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो नवीकरणीय स्रोत से ही कंफर्म है। आप इसको अगर तोड़ेंगे तो नवीकरणीय स्रोत में यानी नए नए स्रोत, अर्थात इसको कहते हैं एक ऐसा स्रोत जिससे ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत होते हैं और हमेशा टिकाऊ होते हैं।
ठीक है, और हमेशा उन्हें हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कैसे, देखो ऐसे ही एक सवाल आता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखो नवीकरणीय कौन होते हैं, और एक होता है अनवीकरणीय होता है, ठीक है, अनवीकरणीय। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे सभी होते हैं, एकदम छोटा सा पॉइंट याद रख लेना, जो नेचुरल होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल तो सभी होते हैं, आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे सौर ऊर्जा, कैसी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है डेली का डेली सौर ऊर्जा हम क्या करते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल है। उसके बाद पवन ऊर्जा, कौन, पवन ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद जलीय ऊर्जा, कौन, जलीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कौन, भूतापीय ऊर्जा। और बायो गैस और ज्वार यानी ज्वारीय ऊर्जा, ये जो है इन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, अर्थात ये कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है। यानी जैसे सौर ऊर्जा है, जैसे आप अभी देखते होंगे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, और यह भारत में है, और एक मात्र अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है जो भारत में स्थित है। बताइए भारत में किस राज्य में स्थित है, ओके, ये बात आप बताएंगे, ठीक है। पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, और भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, आप इसे बताइए। और बताइएगा भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, ठीक है। आइए यहीं पर देख लेते हैं, अनवीकरणीय या इसी को गैर नवीकरणीय के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनके खत्म होने के आसार निरंतर बने रहते हैं। जैसे आप जानते हैं पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल, ठीक है, क्या, खनिज तेल, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो इसे खत्म होना ही है। अगला है कोयला, क्या है, कोयला यानी कोल, ये भी कभी ना कभी इसे भी खत्म होना है। अगला है, ध्यान देंगे, परमाणु ऊर्जा, क्या नाम है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का मतलब समझ सकते हैं, परमाणु ऊर्जा जैसे यूरेनियम होता है, क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी खत्म जरूर होना है, और आज ही ये लिमिटेड फॉर्म में है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझ में आया होगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे सभी होते हैं, एक बार फिर से, वे सभी होते हैं जो कभी ना खत्म होने वाले हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कभी ना कभी समाप्त होना ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप जरूर बताइएगा, ओके। तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा यानी स्टेटमेंट पहला और दूसरा दो के दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 4 में एक क्वेश्चन और छोटा सा छिपा हुआ है, बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 किसने लागू किया है, तो ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन वैली, ग्रीन हाइड्रोजन वैली 2025 की घोषणा किसने की है, तो ध्यान देना, एक साउथ इंडिया में राज्य है जो चंद्रबाबू नायडू जहां के चीफ मिनिस्टर है, नाम है आंध्र प्रदेश, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और हमने कल बताया था आंध्र प्रदेश में तंबाकू के लिए बोर्ड बनाया गया है, वो कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर चंद्रबाबू नायडू हैं, यहां पर आंध्र प्रदेश में एक है अमरावती, क्या नाम है, अमरावती। अमरावती को
जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनाए जाने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखेंगे, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली 2025 की घोषणा की है। 2025 की घोषणा की है। और यहां से क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोजन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। बताइए, पृथ्वी के पृष्ठ पर कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ध्यान देना, यदि यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के लेयर यानी पृष्ठ पर, यानी हमारे याद की निकटतम सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। और ध्यान देना, और ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? उसका नाम हाइड्रोजन है। VIMP क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है और नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपसे। आप, एक नाम है O3। O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। आप जानते हैं क्या? येलो तो नहीं है इसे क्यों? इस पे, इस पे तो ध्यान दीजिएगा, O3 मतलब ओजोन। आज क्या है? एक 16 सितंबर डेट है, आप जानते हैं 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर है आज, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप ध्यान देंगे, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो पहला सवाल तो यही है, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 16 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसकी बात ध्यान दे लेते हैं। O3 यानी ओजोन दिवस, ठीक है, ये पहली बार 16 सितंबर 1987 को, ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, दुनिया भर में जो देश है सबसे आह्वान किया गया था और ओजोन को बचाने के लिए यहाँ पर बैठक हुई थी। क्या नाम है? शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल। इसीलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? ये कनाडा में है। एक सवाल है, ओजोन के मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, डाबसन होती है। क्या होती है? डाबसन। ठीक है, डाबसन होती है। और ओजोन मापने की इकाई क्या होती है? डाबसन। VIMP है, इसे आप जरूर ध्यान रखना। और फिर सवाल बाद में, नहीं इस पे बहुत सारा प्रश्न बने। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील ने की। तो ब्राजील ने की नहीं है, ब्राजील ने की नहीं है, ये किया जाएगा। ठीक है, नवंबर माह में, नवंबर माह में किया जाएगा, जो आपको साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। और 2024 में अब जो है ब्राजील ने किया था और 2023 में भारत ने किया था। तो लिखा है, भारत ने पिछली बार 2023 में G20 समिट का की मेजबानी की थी। तो भाई 2023 में भारत ने की थी, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है 2025 में ब्राजील, तो ब्राजील नहीं, ये साउथ अफ्रीका करेगा।
तो पहला आपका गलत है और सेकंड आपका सही है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट संख्या सेकंड सही हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यहां पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नाम का एक जिला है, आप सब लोग जानते होंगे। बाराबंकी जिले को राष्ट्रीय मत्स्य पालन पुरस्कार 2025 दिया गया है और यह पुरस्कार मत्स्य उत्पादन और नवाचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, आप बताइएगा अफीम क्या है। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के किस जिले में आधिकारिक रूप से की जाती है। अब दुनिया में अफीम उत्पादक 3 देश कौन कौन से हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसे आप बताइएगा। ठीक है, अफीम जो आती है, अफीम अफीम में क्या होता है। अफीम में मार्फिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अफीम में मार्फिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नया एआई रोबोटिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, कानपुर में ही। ठीक है, अगला है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। किसको, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। एआई रोबोटिक जो केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी स्थापना कानपुर में की गई है। ठीक है, अर्थात इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसे ध्यान रखेंगे। कानपुर की हम बात कर लेते हैं। आपसे सवाल आता है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप जानते होंगे, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर कौन सा प्रयाग बनता है, आपसे ये सवाल आता है। ठीक है, तो ये सवाल आता है, तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे पीसीएच की परीक्षा लगी है और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जिनमें से जो कुल मिलाकर के प्रयाग है, पंच प्रयाग, उनका क्रम पूछ लेता है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर या कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। एक नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कौन, देव प्रयाग। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये विष्णु प्रयाग के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इस बात को ध्यान रखना। तो आपका ये जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग के बाद जो आगे नदी बनती है, इसके बाद जन्म होता है गंगा नदी का। ठीक है, इसका, गंगा नदी का। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन फिर कभी। ओके, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। कानपुर में और क्या है, मैंने आपको बताया था दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है, तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है भाई, ये कानपुर में है। ठीक, आपको बताना है, जब कमेंट पे क्वेश्चन पूछा करे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। ठीक, और क्लास कंप्लीट होने के बाद उसका उत्तर जरूर दे दिया करें। ठीक है, ये कानपुर। आपसे एक सवाल है कि कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक, इसे अच्छी तरह से आप ध्यान रखना। ओके, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, तो बताना होगा साउथ इंडिया का मानचेस्टर किसे कहते हैं और भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं और मानचेस्टर कहां पर है, आप इसे बताइएगा। ठीक,
तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहा गया सुमित नागल ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, कंप्लीट करिए इसका आंसर, देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। आंसर किसी का नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है, क्या कहा गया है, सुमित नागल। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये शायद नाम भारत का हो सकता है? ठीक है, तो भारत का हो सकता है, अर्थात ये है ही है। तो 2025 में यूएस ओपन का खिताब सुमित नागल ने नहीं जीता है, बल्कि इसको जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने? नाम है कार्लोस कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और ये पुरुष एकल का खिताब है। किसका? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। और इसी में दो खिताब होते हैं, पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें नाम है आर्लिना सबालेंका। क्या नाम है? आर्लिना सबालेंका। आर्लिना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखना, कार्लोस अल्काराज, और महिला का आर्लिना सबालेंका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों याद रखना। इसमें कहा गया है सुमित नागल ने यूएस ओपन का खिताब जीता है, तो इनकी एंट्री दी गई थी, लेकिन ये पहले ही भाग में बाहर हो गए थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, यह जीत भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा पहली यूएस ओपन की जीत थी। तो भाई ये दो के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, अर्थात ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए? तो इस बात को ध्यान रखना है, हम पहले आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का नाम ही होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके स्थापना कब हुई, आप बताइए? इसकी स्थापना कब होती है? इसके प्रथम गवर्नर कौन होते हैं, यानी फर्स्ट गवर्नर कौन होते हैं? और इसके वर्तमान यानी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, और इसमें कुल मिला के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। वर्तमान में एक नाम है राजेश्वर राव। क्या नाम है? एक नाम है राजेश्वर राव, दूसरा नाम है रवि शंकर। ठीक है, टी रवि शंकर। क्या नाम है? टी रवि शंकर। और तीसरा नाम है स्वामीनाथन। ठीक है, जे स्वामीनाथन, ये हो गया। और जो चौथा है, जो प्रश्न पूछा है, इनका नाम पूनम गुप्ता है। क्या नाम है? पूनम गुप्ता को हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ना कि दीपक मिश्रा को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पहला गलत है। आरबीआई की पहले कौन होते हैं? आरबीआई के पहले गवर्नर, ध्यान देना होगा, सीडी देशमुख होते हैं। कौन? सीडी देशमुख होते हैं।
ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है, एक्ट 1934 के तहत। एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है आप बताइएगा, तो ध्यान दे लीजिए। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जिसके वर्तमान गवर्नर हैं। ठीक है, इसका जितने भी वित्तीय संबंधी काम होते हैं, जैसे मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना आदि इसके अहम रूप से होते हैं क्या कार्य। और आपने देखा होगा नोट जो बनते हैं, नोट में गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन आपसे सवाल है कि 1 रुपए की जो नोट पहले चलती थी, अब तो चलती नहीं, जानते हैं, मिलती नहीं। इस पे गवर्नर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप बताइएगा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हुआ करते थे। ओके, ये उम्मीद करते हैं आरबीआई की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कहा गया है आरबीआई में कुल मिलाकर के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में कुल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये तो सही है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी आपको विचार करना है, कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य हर जिले को उसकी पारंपरिक उत्पाद पहचान दिलाना है। ठीक है, तो देखो जैसे कहा जाता है हर जिले की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो जिसमें से जैसे आता है गोरखपुर। क्या? गोरखपुर। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर आप जानते हैं टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात कहने का मतलब मिट्टी से बने हुए जो बर्तन है इनके सब के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह आता है अमेठी, अक्सर पेपर में आने वाले सवाल है। अमेठी, अमेठी किसके लिए फेमस है? यह मूंज उत्पाद के लिए फेमस। किसके लिए? मूंज उत्पाद के लिए फेमस है। अक्सर आता है भदोही किसके लिए फेमस है? भदोही, ये जो भदोही है, भदोही आपका कालीन उत्पादन के लिए फेमस, कालीन के लिए फेमस है। किसके? कालीन निर्माण के लिए, कालीन के लिए फेमस है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे यहीं से थोड़ा सा देख लीजिए, देख ही रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का यदि विभाजन कर दिया जाए तो अक्सर सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है इसका नाम सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला सहारनपुर है। और सहारनपुर किसको टच करता है? ये हिमाचल को मुख्य रूप से टच करता है, ये ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? इसका नाम है शामली। क्या नाम है? शामली, ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? उसका नाम है बलिया। क्या नाम है? बलिया। ओके, एक सवाल यहां से आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी निकलकर बिहार में प्रवेश करती है? तो उसका नाम बलिया हो जाएगा। ठीक है, बलिया को एक नया नाम देते हैं। यहाँ के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो सबसे ज्यादा हठी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनका उद्देश्य ही था, कहना था कि हम कोई मिनिस्टर आज नहीं बनेंगे, हम बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और इंदिरा गांधी के समय की बातें हैं, फिर कभी बताया जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए उनका नाम चंद्रशेखर है। मात्र 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वो यहीं से आते हैं। और यहीं पर इसी को क्रांतिकारियों की, क्या? क्रांतिकारियों की भूमि कहते हैं। क्रांतिकारियों की भूमि कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्यों कहते हैं इसका उत्तर आप बताइएगा। ऐसे ही सवाल आता है क्रांति भूमि किसे कहते हैं? तो क्रांति भूमि मेरठ को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेरठ को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला है
उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे दक्षिणी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, उसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र है। और सोनभद्र एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो, ध्यान रखना, 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। एक तरफ बिहार है, और एक तरफ झारखंड है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, और एक तरफ एमपी है। ये बात आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा मैप, तो इस प्रकार से ललितपुर एक नाम का जिला है जो एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या है, पहला कुछ स्टेटमेंट सही है। 2025 में इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण सुविधा की घोषणा हुई है। इसमें दो के दोनों सही है, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को भी समझ में आई होगी। कल की भी क्लास आई होगी और आज की भी क्लास आई होगी, और अगली क्लास कल इसी टाइम पर होगी, अर्थात 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बंद हो गया।